गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। कॉन्सेप्ट हमने सारे समझ लिए थे और रीड भी कर लिया था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में जो लास्ट में दे रखे हैं। उससे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जिस टॉपिक से वो भी समझ लेते हैं। मई 2025 में क्वेश्चन आया है, लिस्ट द डेफिशिएंसी। आपको वो कमियां बतानी है इन द अर्सवाइल वैल्यू एडिशन टैक्स जो पहले के टैक्सेस में होती थी, विच लेड टू एवोल्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी वजह से जीएसटी इंडिया में आया। तो आपने टॉपिक पढ़ लिया था कि यहाँ पर पेज नंबर 1.9 पे देखा है कौन कौन सी कमी की वजह से जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। एक फर्स्ट पॉइंट में एक तो डबल टैक्स लगता था, पढ़ चुके हैं कि पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी को ऐड करके वैट यानी सेल्स टैक्स लगता था, तो टैक्स पे टैक्स लगता था, इससे डबल टैक्सेशन होता था। एक तो ये कमी थी। फिर आपने पढ़ लिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, एक तो एक्साइज ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स, उसे सैनवेट बोलते थे शॉर्ट में, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। तीनों के टोटल को एक्साइज ड्यूटी प्लस कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सर्विस टैक्स, क्योंकि इन तीनों टैक्स को आपने खरीदने पर अगर दिया है तो ये तीनों टैक्स आपस में सेट ऑफ हो जाते थे। एक्साइज ड्यूटी एक्साइज से या बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब जो एक्साइज के बराबर लगती थी, यहाँ पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी जो बंद हो गई। बेसिक कस्टम ड्यूटी का तो नहीं मिलता था क्रेडिट, पर जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी इक्वल टू एक्साइज, उसका आपको क्रेडिट मिल जाता था और सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता था। तो इन तीनों का कॉमन नाम था सैनवेट, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी प्लस एडिशनल कस्टम ड्यूटी प्लस सर्विस टैक्स, पर इसका वैट से सेट ऑफ नहीं होता था। वैट कौन लगाती थी? स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स से एक्साइज का बेनिफिट नहीं ले सकते थे, तो ये आपस में क्रॉस नहीं होते थे, इससे डबल टैक्सेशन होता था। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं डिटेल में जो इसमें दिखा हुआ है। फिर आपने पढ़ा था कि जो सैनवेट है वो वैट से सेट ऑफ नहीं होता। अब वो तो अभी भी होता है, जो आप CGST देते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो SGST से सेट ऑफ नहीं होता। पहले भी ऐसा ही होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आपने एक्साइज ड्यूटी दी है या कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी दी है या फिर कोई सर्विस टैक्स दिया है और बेचने पर आपको कोई वैट देना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो सेट ऑफ नहीं होगा। बहुत सारे स्टेट टैक्स अब बंद हो चुके हैं, जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अब नहीं लगते हैं, राइट। इसी तरह जो CST लगता था, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स बेचते थे तो CST देना होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये आप वैट से सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, यानी जो वैट है उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, इसका बेनिफिट नहीं ले सकते थे। इनपुट टैक्स का आप वैट से, यानी जो वैल्यू एडेड टैक्स आपको देना है उससे डिडक्ट नहीं होता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एग्ज़ाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, आपके एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 3 बार ही आ चुका है। एक तो मई 2018 में आया है, लिस्ट एनी 6 स्टेट लेवीज। आपको ऐसे 6 स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स बताने हैं विच आर सबज्यूम, जो कि मर्ज हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं GST, यानी GST आने से वो इसमें ही मर्ज हो गए, अब अलग से उन्हें चार्ज नहीं किया जाता है। ऐसे नवंबर 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 सेंट्रल लेवीज। आपको ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 टैक्सेस बताने हैं जो कि GST में सब्ज्यूम मतलब मर्ज हो गए हैं। तो लिस्ट आपको लर्न होनी चाहिए। आप पढ़ चुके हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई है, ठीक है। सर्विस टैक्स बंद हो गया है। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो कॉस्मेटिक आइटम्स पे लगती थी वो बंद हो गई है। CVDT काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी बंद हो गई है। सेंट्रल सेल्स टैक्स बंद हो गया। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरचार्ज लगाती थी एक्स्ट्रा टैक्स और सेस लगाती थी टैक्स पे टैक्स, इन सो फार एज दे आर रिलेट टू गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बंद हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सरचार्ज लगाती थी, एक्स्ट्रा टैक्स, सेस जो लगाती थी टैक्स पे टैक्स, इन सो फार इफ दे आर रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बंद हो चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स बंद हो गया। हाँ, लोकल अथॉरिटी चाहे तो अभी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो लगा सकती है एंटरटेनमेंट टैक्स, पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी एंटरटेनमेंट टैक्स, ये GST में मर्ज हो गया है। कोई लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे टैक्स है, ये GST में मर्ज हो गया है। एंट्री टैक्स किसी भी तरह का कोई परचेज टैक्स से बंद हो गया है। वैट यानी सेल्स टैक्स विद इन स्टेट जो लगता था, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये बंद हो गया है। लग्जरी टैक्स बंद हो चुका है। टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट बंद हो चुका है।
आपके एग्जाम में 2024 सितंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग, कोई भी कार्यवाही और कोई भी काम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल का शैल बी इनवैलिड, उसे इनवैलिड इलीगल नहीं कहा जाएगा बाय सर्टेन रीजन। व्हाट आर दे? आपको बताने कौन से रीज़न थे कि भाई कुछ कमी भी है जीएसटी काउंसिल में, कोई डिफेक्ट है, फिर भी उनकी प्रोसीडिंग को वैलिड नहीं बोला जाएगा। तो आपने पढ़ा था इसमें जीएसटी काउंसिल में पेज नंबर 1.45 पर ये टॉपिक है, नो एक्ट कोई भी काम और प्रोसीडिंग्स कोई भी प्रक्रिया ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की जीएसटी काउंसिल की शैल बी इनवैलिड, उसे इनवैलिड इलीगल नहीं माना जाएगा मेरली केवल बाय रीजन ऑफ, इस आधार पर। पहला, एनी वैकेंसी, कोई खाली पड़ी है, मतलब जैसे आपने पढ़ा था कि एक हर स्टेट से एक आदमी होगा जीएसटी काउंसिल में और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होंगे। मान लो किसी स्टेट्स ने अभी तक नॉमिनेट नहीं किया है तो, और कोई मीटिंग चलती है, कोई प्रोसीडिंग होती है, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि जो डिसीजन लिया गया है वो इलीगल है, क्योंकि एक सीट वैकेंट पड़ी है। तो कोई वैकेंसी है, कोई सीट खाली है, या इन एनी डिफेक्ट है, कोई गलत तरीके से अपॉइंट हो गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल में, तो इस आधार पर लिए गए डिसीजन को वैलिड ही माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि डिसीजन इलीगल है। एनी डिफेक्ट है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल, उसके अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी है, कोई प्रक्रिया में अनियमितता है। इरेगुलरिटी मतलब पहले ये काम होना चाहिए था वो बाद में हो रहा है, जो पहले होना चाहिए, जो बाद में होना चाहिए था वो पहले हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस, इससे केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो। तो इन तीनों की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम भी है जीएसटी काउंसिल में, तभी उसे वैलिड ही माना जाएगा। उस बेस पे लिए गए डिसीजन को उन्हें इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, मॉड्यूल को आपको पहली प्रेफरेंस देनी है, मॉड्यूल से ही आपको पहले पढ़ाई करनी है। अगर कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो अपने रेफरेंस के लिए कितनी ही बुक्स और कैसी भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं, पर पहले मॉड्यूल को प्रेफरेंस देंगे, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। और मार्केट में ये ऐसे स्कैनर आता है, ठीक है, स्कैनर आप ज़रूर लेने हर सब्जेक्ट का। से टेक्स्ट का स्कैनर है, इसमें पास्ट के क्वेश्चन होते हैं प्लस समरी और कुछ ग्राफ्स एंड चार्ट होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं और ये सॉल्व होते हैं इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट, लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट दैट जीएसटी में एक्रू टू द इकनॉमी। आप इकनॉमी जो है हमारे देश की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, उसको जीएसटी के आने से क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, तो वो हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पे फटाफट रीड कर लेंगे। जीएसटी के आने से क्या क्या बेनिफिट हुए। एक तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गया है, राइट, कि अब पूरे इंडिया में टैक्स की रेट सेम हो गई हैं, प्रोसीजर सेम हो गया है। पहले डिफरेंट रेट्स होती थी, डिफरेंट प्रोसीजर होता था, तो एक तो ये हो गया, यूनिफाइड नेशनल मार्केट हुआ है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आप पढ़ चुके हैं कि जीएसटी एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है, इम्पोर्ट पे लगता है, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अगर कोई गुड्स इम्पोर्ट होगा, इंडिया में आएगा, तो इंडिया में कंज्यूम हो रहा है ऑब्वियसली, तो उस पर तो लगेगा जीएसटी। पर कोई गुड्स एक्सपोर्ट होगा तो वो आउटसाइड इंडिया कंज्यूम होगा, राइट, तो वो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जब गुड्स ही आउटसाइड इंडिया कंज्यूम होगा, सर्विस अब आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, तो उसका कंजम्पशन इंडिया में नहीं हो रहा है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इससे जीएसटी मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है कि अगर आप इंडिया में बनाते हैं और बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, इससे आपकी गुड्स की कॉस्ट कम हो जाती है, राइट। और कॉम्पिटिटिव होता है आपका गुड्स नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। जब आप कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, राइट। तो ये आप इससे रीड कर सकते हैं, फटाफट रीड कर लेते हैं इसको। जो टफ होगा पॉइंट वो पढ़ लेंगे, बाकी तो आप समझ सकते हैं। अंडर द जीएसटी रेजिम, जीएसटी के एरिया में द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोर्टिंग ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड नॉट टैक्स इज बीइंग फॉलोड। एक्सपोर्ट में कॉस्ट और जो होती है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, आप पढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है, इम्पोर्ट पे ही लगेगा। दिस में बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। देयर बाय इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, और बीओपी की पोजीशन में फ़ायदा मिलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक हर देश अपना एक अकाउंट बनाता है, एक स्टेटमेंट बनाता है, इसे बीओपी बोलते हैं। उसमें लिखा जाता है कि कितनी फॉरेन करेंसी से इंडिया में पैसा आया और कितना गया। सपोज 1000 करोड़ तो एक्सपोर्ट से पैसा आया उस कंट्री में ड्यूरिंग द ईयर, और 1200 करोड़ इंपोर्ट करने पे पैसा गया, तो बीओपी माइनस में आ जाएगा, यानी आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है 200 करोड़ माइनस में है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए हर कंट्री की, ताकि अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट वो मैनेज कर सके।
बीओपी एक स्टेटमेंट होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस में पढ़ाया जाता है, एक स्टेटमेंट होता है। जैसे पीएनएल एक स्टेटमेंट है, राइट, जो प्रॉफिट और लॉस बताता है। बीओपी प्रॉफिट और लॉस नहीं बताता, बीओपी बताता है ड्यूरिंग द ईयर कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आई है एक्सपोर्ट करने से या लोन लेने से, राइट, और कितनी इंपोर्ट करने पे आपने पेमेंट किया है या कोई लोन का पेमेंट किया है फॉरेन करेंसी। ये फॉरेन करेंसी की टर्म्स में बात करता है। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में आएगा। तो इस माइनस को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, राइट। तो यही बोल रहा है यहाँ पर, दिस में बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट एंड देयर बाय इम्प्रूविंग बीओपी, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाता है। एक्सपोर्टर आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को फैसिलिटी दी है कि अगर मान लीजिए आपने कोई IGST दिया या CGST दिया, जैसे किसी पर्सन ने ये पेन खरीदा, सपोज ये पेन आपने इंडिया में खरीदा, 10 रुपये का पेन है, खरीदने पे आपने CGST दिया 1 रुपये और SGST भी दिया 1 रुपये, राइट। तो टोटल 12 रुपीज़ का पेमेंट किया। खरीदने पे जो टैक्स देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। ये आप पढ़ चुके हैं, इनपुट टैक्स। और इसका आप क्या लेते हैं, ITC लेते हैं, यानी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स डिडक्ट होता है। इस प्रोसेस को इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना बोलते हैं, राइट। अब मान लो मैं तो ये पेन है ना इंडिया से बाहर भेजूंगा सर, एक्सपोर्ट करूँगा, तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो GST तो लगेगा ही नहीं। एक्सपोर्ट पे तो कोई GST नहीं है, केवल कस्टम ड्यूटी लगती है, राइट, GST तो नहीं लगता। तो जब GST लगेगा ही नहीं तो आउटपुट टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं होगा सर। आउटपुट टैक्स तो मेरा ज़ीरो हो गया और इनपुट टैक्स मेरा 2 रुपये, CGST प्लस SGST। तो ज़ीरो में से 2 घटाऊंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका सर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको देना तो नहीं है, गवर्नमेंट से रिफंड लेना है, राइट। तो क्या समझ में आया कि अगर कोई प्रोडक्ट जिसको आपने इंडिया में ख़रीदा है, कोई सर्विस आपने इंडिया में ली है और ख़रीदने पे कोई GST दिया है और आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो GST तो ज़ीरो है, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट को नील रेटेड गुड्स बोलते हैं ही नहीं, GST उसे एग्जाम किया गया, राइट। तो माइनस का 2 आ गया, आउटपुट टैक्स में से इनपुट तो डिडक्ट नहीं हो पाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस का आप रिफंड ले सकते हैं। तो रिफंड कितने दिन में मिल जाता है, 90% पैसा तो आपको 7 दिन के बाद ही मिल जाता है, 7 दिन के अंदर ही मिल जाता है एक्सपोर्ट करते। बाकी 10% वेरिफिकेशन के बाद मिलता है कि आपके डॉक्यूमेंट आपने सही लगाए, प्रूफ चेक करेगा डिपार्टमेंट की सच में खरीदने पर दिया था, टैक्स नहीं दिया था, एक्सेट्रा। तो वही यहाँ पे लाइन बोली गई है, लिखा गया एक्सपोर्टर बीइंग फैसिलिटेटेड, एक्सपोर्टर्स को सुविधा दी गई है बाय ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड। प्रोविजनल मतलब अंदाजे के आधार पे दिया जाएगा, बाद में हो सकता है वेरिफिकेशन करने में पता चले कि आपने झूठ बोल के कोई गलत तरीके से रिफंड दिया तो वापस भी लिया जा सकता है। ऑफ देयर क्लेम विद इन 7 days ऑफ इशू एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन। जिस दिन आप एप्लीकेशन लगाएंगे रिफंड के लिए कि भाई हमने वापस चाहिए GST जो खरीदने पे हमने टैक्स दिया था, इनपुट टैक्स का रिफंड चाहिए, तो 7 दिन के अंदर 90% पैसा मिल जाता है। देयर बाय रिजल्टिंग इन ईजिंग ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो। इससे आपको ईज़ होता है, आसानी होती है, आपके पास पैसा आ जाता है जो अपने बिजनेस में आप लगा सकते हैं, राइट। फर्दर सब्ज्यूजिंग मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इन GST। ज़्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के जो टैक्स है वो GST में मर्ज हो गए हैं। कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव, पूरी तरीके से आपको सेटअप मिल जाता है इनपुट टैक्स का जो आप गुड्स एंड सर्विसेज पे दे रहे हैं। फेजिंग आउट सेंट्रल सेल्स टैक्स को हटा दिया गया है, जो पहले लगता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सामान बेचते थे तो CST लगता था, अब नहीं लगता। में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विस। इससे क्या होगा, बहुत डबल टैक्स नहीं लगते, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हुई है। रिजल्टेंटली द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज। इससे आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ी है, इंटरनेशनल मार्केट में आपके गुड कॉम्पिटिटिव हुए हैं। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, राइट, एंड इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। विद अ बूस्ट इन एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ने से मोर एम्प्लॉयमेंट वुड बी जनरेट होगा, जिससे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट, explain with the help of example how a particular transaction of goods and service tax is simultaneously under CGST भी लगता है और SGST लगता है। अब से इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि आप वो परिस्थिति बताइए, वो सिचुएशन बताइए जिसमें CGST SGST दोनों साथ में लगते हैं किसी गुड्स एंड सर्विस पे। तो क्या बोलेंगे आप, इंट्रा स्टेट, राइट। आपने पढ़ा था इंट्रा स्टेट, INTRA, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट आप सामान बेचते हैं तो आपको CGST भी देना है, SGST भी लगता है देना है, दोनों साइमल्टेनियसली उस गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होते हैं। तो वही आपको इसमें लिख के आना है एग्जाम्पल के थ्रू। फटाफट पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल GST यानी CGST, स्टेट GST SGST इज लेविड मतलब चार्ज होगा, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ साथ लगेंगे ऑन एवरी इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट अगर आप सामान बेच रहे हैं
सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बोथ मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन होता है जिसके पास जीएसटी नंबर है वही तो देगा जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, तो नहीं देना है। तो जीएसटी वही देता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। और कब लेना होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे आपने पढ़ लिया है कि जो 4 स्टेट थे उनमें 10 लाख की लिमिट थी, मणिपुर टाइप मिजोरम में। कुछ स्टेट में 20 लाख से ऊपर होने पे लेना पड़ता है, बाकी स्टेट में 40 लाख गुड्स के केस में है और सर्विस के केस में 20 लाख। अगर इससे ज़्यादा टर्नओवर है आपका तो जीएसटी नंबर लेना होता है, राइट। ये हम आगे भी पढ़ेंगे पूरा। एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगर कोई गुड्स एग्जेम्प्ट है जिसमें माफ़ कर दिया है कि भाई इसमें नहीं देना है आपको जीएसटी एंड सर्विसेज, एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। और ऐसे गुड्स जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते उन पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे आपने पढ़ा था लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, राइट। तो ये अभी जीएसटी में नहीं आते। तो उनके अलावा जो गुड्स हैं उन सब पे जीएसटी लगेगा। अगर विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी देना होगा। फर्दर बोथ आर लेविड, दोनों टैक्स चार्ज होंगे ऑन द सेम प्राइस और ट्रांजेक्शन वैल्यू दोनों एक ही वैल्यू पे लगेंगे। द सेम कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद, फिर आप एग्जांपल दे के आ जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज दैट द रेट ऑफ जीएसटी इज 10% है एंड एसजीएसटी की रेट भी 10% है। रेट तो इक्वली होगी दोनों की। मैंने होलसेल डीलर ऑफ स्टील इन उत्तर प्रदेश सप्लाई स्टील बार एंड रॉड, जो स्टील बार होते हैं और रॉड होते हैं वो बेच रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट। यानी बेचने वाला भी जो सप्लायर है वो भी उत्तर प्रदेश में रहता है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है जहाँ पे वो डिलीवरी दे रहा है वो भी उत्तर प्रदेश में ही दे रहा है। तो क्या लगेगा यहाँ पे सीजीएसटी एचजीएसटी से जहाँ पे भी अकाउंट्स एफएम कॉस्टिंग में से वर्ड लिखा आ जाए इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ₹100 की प्राइस में बेच रहे हैं और रेट है 10%, सीजीएसटी लगेगा 10 रुपीज़ और 10% लगेगा एसजीएसटी, राइट। द डीलर वुड चार्ज करेगा सीजीएसटी ₹10, एसजीएसटी ₹10 इन एडिशन टू द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स। द सीजीएसटी कंपोनेंट विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, while the SGST portion into the account of the concerned state government, और बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा 10 रुपये जो होगा, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट माइट नॉट एक्चुअली पे ₹20, तो नहीं आपको पूरे 20 रुपीज़ कैश में देने हो। अगर आपने खरीदने पे कोई इनपुट टैक्स है तो आप पढ़ चुके हैं, इनपुट को आउटपुट में से डिडक्ट किया जाएगा, आईटीसी लिया जाएगा, उसके बाद नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होगा इन कैश, एज ही वुड बी एंटाइटेड टू सेट ऑफ हिज दिस लायबिलिटी अगेंस्ट द सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड ऑन हिज एलिजिबल परचेज। अगर खरीदने पे आपने कोई सीजीएसटी एसजीएसटी दिया था तो वो सेट ऑफ होगा। इनपुट मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेचने के लिए खरीदते हैं या उससे कुछ बनाते हैं और बेचते हैं उसे जीएसटी में इनपुट बोलते हैं। या तो बना बनाया, जैसे मैंने पेन खरीदा और आगे बेच रहा हूँ तो वो मेरे लिए इनपुट है, या मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा कच्चा सामान उससे कुछ बनाया फिर बेचा तो रॉ मटेरियल भी इनपुट है। तो इनपुट वर्ड यूज़ होता है दोनों केस में। अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो भी इनपुट होगा, और जो अगर आप ट्रेडर हैं बना बनाया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं तो उसको भी इनपुट बोलते हैं, राइट। इनपुट यानी गुड्स, सिंपल। गुड्स रॉ मटेरियल भी हो सकता है, गुड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। इनपुट सर्विस तो समझते हैं जो खरीद रहे हैं आप सर्विस किसी से अपने बिजनेस में, वो इनपुट सर्विस हुई। जैसे ऑडिट करवा रहे हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो आपको ऑडिट फीस देनी होगी प्लस जीएसटी देना होगा, राइट। तो वो इनपुट सर्विस है। एंड कैपिटल गुड्स मतलब जिन्हें हम फिक्स एसेट बोलते हैं अकाउंट में, जी टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जैसे मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, अब तो इन्हें कैपिटल गुड्स बोलते हैं। खरीदने पे जो जीएसटी भी लगता है इन पे, तो इन पे भी अगर आपने खरीदने पे कोई जीएसटी दिया है तो उसका भी क्रेडिट मिल जाता है। खरीद तो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए रहे, राइट। तो इन तीनों का वैसे तीनों वर्ड आगे डिटेल में आएंगे पर फिर भी समझ लें। इनपुट का मतलब होता है गुड्स, जो स्टॉक बोलते हैं आप। स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का और डब्ल्यूआईपी का भी हो सकता है। इनपुट सर्विस मतलब जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में कोई सर्विस, और कैपिटल गुड मतलब फिक्स्ड असेट जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आपने खरीदी है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, टूल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो इन सबको खरीदने पे अगर कोई जीएसटी दिया है तो इनपुट टैक्स दिया तो आउटपुट में से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। Assuming that all his purchases are interested, अगर interested है, however for paying CGST he would be allowed to use only the credit of CGST। पढ़ा था CGST केवल CGST से और IGST से ही सेट ऑफ हो सकता है, SGST से सेट ऑफ नहीं होगा। पेड ऑन हिज परचेज वाइल फॉर SGST, अगर आप SGST की बात कर रहे हैं तो SGST खुद SGST से सेट ऑफ होगा। CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ SGST एंड वाइस वर्सा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो पूछें। ये सेकंड एग्जांपल तो आप रीड कर सकते हैं, सेम इसी तरीका है। नेक्स्ट,
Why was the need to amend the Constitution of India before introducing the GST? GST को लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बदलना पड़ा? भाई कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो भी लॉ बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, उसको ध्यान में रखते ही इंडिया में कानून बनाए जाते हैं, राइट। पर जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं, और जीएसटी में दोनों गवर्नमेंट को पावर देनी थी, तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आपने पढ़ा था 246A, जो दोनों गवर्नमेंट को पावर देता था कि अगर इंट्रा स्टेट सामान बिक रहा है, INTR इंट्रा मतलब विद इन स्टेट सामान बिक रहा है, तो CGST और SGST लगेगा। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिक रहा है तो वहाँ पे पार्लियामेंट लेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, जिसे आप IGST बोलते हैं। तो इसे पढ़ लेते हैं फटाफट। अर्लियर द फिजिकल पावर, फिजिकल मतलब कोई मॉनेटरी पावर, जिस फिजिकल पावर का मतलब होता है कि जो पैसा आएगा, ठीक है, वो कैसे कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। फिजिकल पावर रेवेन्यू जो आता है टैक्स के नाम से, बिटवीन सेंट्रल स्टेट वर क्लियरली डिमार्केटेड, बटा हुआ था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप पढ़ चुके हैं। एक तो यूनियन लिस्ट जिसमें लिखा गया था कि यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी लॉ, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, विद ऑलमोस्ट नो ओवरलैप, कोई ओवरलैप नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, दोनों सरकारों की पावर अलग अलग थी बिटवीन द रिस्पेक्टिव डोमेन में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड द पावर्स, केंद्र सरकार के पास पावर थी कि वो टू लेवी की वो चार्ज करेगी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स, जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी पहले, ठीक है, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, शराब बनाते हैं और बेचते हैं तो आपको स्टेट एक्साइज ड्यूटी देनी है और स्टेट वैट यानी सेल्स टैक्स देना होता है, और शराब पे तो अभी पुरानी टैक्स लगते हैं। ओपियम, नार्कोटिक, नशीली चीज़ें, अफीम, गांजा बनाते हैं तो इस पर भी स्टेट गवर्नमेंट देती थी टैक्स। वाइल द स्टेट हैड पावर, स्टेट्स के पास पावर थी टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स, विद इन स्टेट सामान बिकता तो वैट लगाया जाता था, सेल्स टैक्स लगाते थे। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट होती थी सेल, तो सेंट्रल हैड द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी टू लेवी द सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, CST, बट द टैक्स वॉज कलेक्टेड एंड रिटेन एंटायरली बाय द स्टेट। भले लगाती CST सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आप पढ़ चुके हैं, पर कलेक्शन का राइट किसको दे रखा था? स्टेट को, कि स्टेट गवर्नमेंट ही रख लेती थी अपने पास पैसा। एज फॉर सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, पहले इट वॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती थी सर्विस टैक्स, दैट वॉज एम्पावर्ड टू लेवी सर्विस टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी के आने के बाद नेसेसिटेटेड द अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी अमेंडमेंट संशोधन किए गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू साइमल्टेनियसली एम्पावर, ताकि दोनों गवर्नमेंट को पावर दी जाए, सेंट्रल स्टेट को, टू लेवी यानी वो चार्ज करे और कलेक्ट करे टैक्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर दिस पर्पज। आर्टिकल 246 से नया आर्टिकल जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंट्रोड्यूस देयर बाय एम्पावर, एम्पावर मतलब किसी को राइट देना, ये आर्टिकल अधिकार देता है सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट को, टू साइमल्टेनियसली लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी, को जीएसटी लगा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस बोथ डिस्कस द वैलिडिटी। बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अगर कोई प्रोडक्ट बना है यूपी में और बिक रहा है राजस्थान में, तो यहाँ पे IGST लगेगा, बॉर्डर क्रॉस हो गया तो IGST जो यूपी गवर्नमेंट है वो पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट IGST में से वो पैसा राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, जो जीएसटी काउंसिल सजेस्ट करेगी। आप पढ़ चुके हैं कि जीएसटी काउंसिल बताएगी किस प्रपोर्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट IGST का जो पैसा है वो उस स्टेट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुई हैं, कंज्यूम हुई है। तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या फाइनल कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि एक्सपोर्टिंग स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी एक्सपोर्ट जहाँ से गुड्स बिक रहा है उस स्टेट को नहीं मिलेगी इनकम, जहाँ पे गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो रहा है उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। पढ़ सकते हैं फटाफट। द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या फाइनल कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी इज ऑल्सो नोन है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिंस द टैक्स वुड एक्रू, तो टैक्स दिया जाएगा टू टैक्सिंग अथॉरिटी विच हैज़ जुरिडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब जो भी जुरिडिक्शन है जिसका अधिकार है उसी स्टेट को मिलेगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो टर्म एज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो राजस्थान में, यूपी में बन रहा है सामान, पर प्लेस ऑफ सप्लाई तो राजस्थान में, डिलीवरी तो राजस्थान में दी जा रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इन अ दिल्ली प्रोड्यूस द गुड्स एंड सेल द गुड्स टू बी इन हरियाणा, बनता है गुड्स ए में पर बिकता है हरियाणा में, तो हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट।
इन दिस केस द टैक्स वुड एक्रू टू द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट को दिया जाएगा टैक्स, एंड नॉट टू द स्टेट ऑफ दिल्ली। ऑन दी अदर हैंड अंडर प्री GST पहले क्या होता था, यहाँ CST लगता था, और CST कौन ले लेता था, वही स्टेट ले लेता था जो सामान बेच रहा है। तो पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट को ही मिलता था CST। ऑरिजिन बेस्ड टैक्स था, पहले डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं था, ऑरिजिन बेस्ड टैक्स था, यानी जिस स्टेट गवर्नमेंट ने सामान बेचा है उसी गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता था। वॉज प्रिवेलिंग इन सच केस। अंडर ऑरिजिन बेस्ड टैक्सेशन द टैक्स यूज टू एक्रू टू द स्टेट, टैक्स का बेनिफिट उस स्टेट को दिया जाएगा फ्रॉम वेयर द ट्रांजेक्शन ऑर्गेनेटेड, जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता था। इन द गिवन केस अंडर ऑरिजिनल बेस्ड टैक्स द सेंट्रल सेल्स टैक्स वुड हैव बीन लेविड बाय सेंटर, भले लगाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट CST लगाती थी, बट कलेक्शन का राइट दिल्ली गवर्नमेंट को था, नॉट द स्टेट ऑफ हरियाणा। पहले ऑरिजिनल बेस्ड टैक्स लगता था GST के आने से पहले, जिस स्टेट से सामान बिक रहा है उसी वो CST लगाएगा, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, और CST लगाती भले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट तो स्टेट के पास में था। अब उल्टा हो गया, अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जो जिस स्टेट से बिक रहा है सामान वो नहीं रखेगा IGST, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो रहा है उसी स्टेट को IGST का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। डिस्कस द लेविएबिलिटी, मतलब चार्जेबिलिटी बताइए, GST लगता है इन पे नहीं लगता है। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लें फटाफट। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आप पढ़ चुके हैं। शराब GST के दायरे में नहीं आती है, शराब पे अभी भी पुरानी टैक्स लगते हैं। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है बनाने पे, जैसे आप फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं, मैन्युफैक्चर करके बाहर निकालते हैं शराब, तो यू हैव टू पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी, आपको स्टेट एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। प्लस जब आप उसे बेचेंगे शॉप से तो आपको स्टेट सेल्स टैक्स यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स भी देना होगा, यानी दोनों टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। पेट्रोल, क्रूड, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये प्रोडक्ट अभी भी GST के दायरे में नहीं आते हैं। जिस दिन GST काउंसिल डिफाइन करेगी, बताएगी, उस दिन से इन पे GST लगेगा। अभी इन पे पुरानी टैक्स लगते हैं। कौन से होते हैं पुराने टैक्स सर? एक तो इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी, जब आप फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी है। प्लस जब विद इन स्टेट बिकते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब, तो इन पर वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी सेल्स टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। टबैको आपने पढ़ा था, टबैको सिन गुड्स है, डीमेरिट गुड्स है, यानी अच्छा नहीं माना जाता है, बुरा गुड्स माना जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पर पुराने टैक्स भी लगेंगे और GST भी लगेगा। यानी टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देनी है, प्लस आपको वैट भी देना होगा, सॉरी GST, वैट तो नहीं लगता, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देनी है, प्लस GST भी देना होगा। फिर ओपियम, अफीम, गांजा, इंडियन हेम एंड अदर नार्कोटिक ड्रग, जो भी नशीली चीज़ें, इन पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट के पास में है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पुरानी टैक्स भी लगा रही है और GST भी लगना है, इन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। ओपियम, इंडियन हेम और नार्कोटिक ड्रग्स, अफीम, गांजा, नशीली चीज़ों पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, प्लस इन्हें बेचने पर GST भी आपको देना हो। आप पढ़ सकते हैं तो अब, राइट। नेक्स्ट, अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स, केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, और टैक्स का बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स है GST, आप पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है इसमें पेयर कोई और होता है, बियरर कोई और होता है, यानी पे तो करता है बिजनेसमैन, बर्डन शिफ्ट होता है फाइनल कंज्यूमर पर। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, तो ये भी आप इसमें एग्जाम्पल बना के आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है GST। इट इज़ लेविड यानी चार्ज होता है ऑल स्टेजेस, सभी स्टेज पे लगता है, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर, जो बना रहा है वो बेच रहा है वो भी देगा, अप टू द फाइनल कंजम्पशन, जब तक वो फाइनल कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता है प्रोडक्ट, हर आदमी GST देता है। यानी मैन्युफैक्चर बेचेगा होलसेलर को तो भी GST लगेगा, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को तो भी GST लगेगा, रिटेलर बेचेगा फाइनल कंज्यूमर को तो भी GST लगेगा। विद द क्रेडिट, आपको क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। पेड एट प्रीवियस स्टेज अवेलेबल है सेट ऑफ, रिजल्टेंटली ओनली वैल्यू एडिशन, जो आप वैल्यू ऐड करते हैं टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स टू बी बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे ही जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से, इसमें एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, इसमें आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं कि A ने 1000 रुपीज़ का गुड्स बनाया, इस पर GST कलेक्ट किया B से, आई कुछ भी मान सकते हैं, 100 रुपीज़ का, B को बेचा 1100 में। अब B ने क्या किया, 1000 तो कॉस्ट है, प्लस अपना प्रॉफिट ऐड किया 500 और कस्टमर को बेच रहा है 1500 में। आप पढ़ चुके हैं खरीदने पे जो टैक्स देते हैं उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि उसका तो क्रेडिट मिलता है, ITC मिलता है। अब B भी मान लेते 10% रेट है, यहाँ पे भी 10% ही रेट थी, B ने कलेक्ट किया 150, राइट। आउटपुट टैक्स, तो ये आउटपुट टैक्स हुआ 150 जो बेचने पे कलेक्ट करा B ने, ये इनपुट टैक्स हुआ जो A को खरीदने पे दे के आया था, नेट कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को 50।
तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको कोई बच्चा ऐसे भी निकाल सकता है। देखो सर, वी ने केवल वैल्यू एड कितनी की थी अपने 5 से 500 रुपये तो बढ़ाए थे, राइट, क्योंकि 1000 रुपये तो वो एक को दे के आया था खरीदने पे, तो अपनी तरफ से तो 500 रुपये का ही वैल्यूडेशन किया। तो कोई बच्चा चाहता तो 500 पे, और जीएसटी की रेट क्या है 10%, सीधे भी आंसर आ जाता 50। तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे तो ही जीएसटी देना है, अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो कोई जीएसटी नहीं देना। जैसे मान लो 20,000 का है, 1000 में बेचता सामान, तो 1000 पे 10% 100 आता आउटपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स कितना था 100 रुपये, तो आपका आउटपुट टैक्स आता है 0। समझ गए। तो अब एक एग्जांपल बना के आ सकते हैं एग्जाम में अपनी तरफ से कि अगर हमने कोई वैल्यू ही ऐड नहीं करी, जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहे हैं, तो हमारा जीएसटी आएगा 0। पर अगर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड का मतलब प्रॉफिट ही नहीं है, किसी भी नाम से, जैसे कोई मजदूरी दी, कोई एक्सपेंस हुआ, कोई प्रॉफिट हुआ, इन सबको जोड़ा परचेज वैल्यू में, तो वैल्यू एडिशन होता है, तो ही आपको जीएसटी देना होगा। आगे बढ़ते हैं। वो विच आर कमोडिटीज़ विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, उन चीज़ों के नाम बताइए जो जीएसटी में नहीं आती हैं। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन सच कमोडिटीज़ आफ्टर इंट्रोडक्शन जीएसटी, इन पे कौन सा टैक्स लगता है अभी भी जीएसटी आने के बाद। आप पढ़ चुके हैं, लिखे हुए यहाँ पे नाम। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब पे नहीं लगता है जीएसटी, शराब पे तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है प्लस स्टेट वैट लगता है। पेट्रोल, क्रूड यानी कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैसेस पे अभी जीएसटी नहीं लगता, इन पे पुराने टैक्स लगते हैं, यानी इन पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है प्लस आपको स्टेट वैट देना होता है। अगर वैट देना होगा विद इन स्टेट बिक रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स। टबैको एक ऐसा टैक्स है जिन पे, ये तो क्या जीएसटी में आता है, ओपन इंडियन हेम्प भी जीएसटी में आता है, तो आपको तो वही बताने हैं जो जीएसटी में नहीं आते, तो ये प्रोडक्ट अभी भी जीएसटी में नहीं आते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो पढ़ा अपन ने। आगे पढ़ते हैं। अ डुअल जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इंडिया लेवल, बिल्कुल डुअल जीएसटी आपने पढ़ा था, ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी लगाया। वैसे तो कैलकट टास्क फोर्स कमेटी ने 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। पहले हम रिवाइज करते हैं, जीएसटी 3 तरीके से लग सकता है किसी भी देश में, एक तो नेशनल बेसिस, स्टेट बेसिस और डुअल बेसिस। नेशनल बेसिस का मतलब हुआ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जीएसटी लगाने की, स्टेट्स को राइट नहीं दिए जाएंगे। स्टेट बेसिस का मतलब हुआ केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएगी जीएसटी, सेंट्रल को राइट नहीं होगा। डुअल बेसिस मतलब दोनों सरकारें जीएसटी लगाएंगी। तो ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडिया में 2 गवर्नमेंट पैरेलल चलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने दोनों, अपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, संघीय ढांचा है जिसमें दोनों सरकारों को पावर दी गई, इसलिए हमने उसे मेंटेन करने के लिए जीएसटी को डुअल बेसिस पे अडॉप्ट किया। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, फिर पढ़ देता हूँ फटाफट। डुअल जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, भारत में डुअल जीएसटी, दोहरा जीएसटी को अपनाया गया है विद द सेंट्रल स्टेट साइमल्टेनियसली लेविंग, मतलब चार्ज करेंगी इट ऑन अ कॉमन टैक्स बेस। द जीएसटी लेविड यानी चार्ज होगा बाय द सेंट्रल ऑन इंटरेस्ट, आप पढ़ चुके हैं। सी जीएसटी लगे विद इन स्टेट, अगर बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है तो सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कॉल्ड द सेंट्रल CGST, and that levied by state or union territory is called the state GST. अगर यूनियन टेरेटरी में बिक रहा है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, ठीक है, तो वहाँ पे यूटी जीएसटी भी लगेगा। सिमिलरली इंटीग्रेटेड जीएसटी IGST इज लेविड यानी चार्ज होगा एंड एडमिनिस्टर उस पर उसका मैनेजमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी IGST ऑन एवरी इंटर स्टेट मतलब जब बॉर्डर क्रॉस होगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, या एक यूनियन टेरेटरी से दूसरे स्टेट जा रहा है, या एक स्टेट से यूनियन टेरेटरी आ रहा है, या एक यूनियन टेरेटरी से दूसरी यूनियन टेरेटरी जा रहा है, यानी जब भी बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो उसे इंटर स्टेट से अप्लाई बोला जाता है, वहाँ पे IGST चार्ज होता है, राइट। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, फेडरल मतलब संघीय सरकार है, मिली जुली सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, वेयर बोथ द सेंट्रल स्टेट हैव बीन असाइन द पावर, दोनों को पावर दी गई है टू लेवी, कि वो लगा सकती हैं, चार्ज कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं टैक्स थ्रू एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, यानी कानून बनाने के बाद वो कोई टैक्स आप पे लगा सकती हैं। बिना कानून बनाए तो कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 265 पढ़ लिया था कि पहले कोई कानून बनेगा उसके बाद ही टैक्स कलेक्ट होगा। बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी अलग अलग है, टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर, कि वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। प्रिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, फॉर विच दे नीड टू रेज सोर्सेज, इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है, राइट। और डुअल जीएसटी जो दोहरा जीएसटी है, देयरफॉर कीप विद द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाया गया फिजिकल फेडरलिज्म, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनका बंटवारा हो सके स्टेट और गवर्नमेंट के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में।
Next, discuss the Article 269A pertaining to levy and collection of GST on interstate. Interstate आप पढ़ चुके हैं. interstate में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो IGST लगा सकती है. ठीक है, स्टेट को पावर नहीं दी गई है. आर्टिकल 269A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट बताता है दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट, जब बॉर्डर क्रॉस होगा, इंटर स्टेट होगा, ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड, चार्ज किया जाएगा एंड कलेक्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी. एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, और इस IGST में से वो पैसा उस स्टेट को ट्रांसफर होगा जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुई है. GST काउंसिल जो रेशो बताएगा, अपोर्शन मतलब बांटा जाएगा उस IGST के पैसे को बिटवीन द यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, उस स्टेट के बीच में जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा, इन द मैनर, उस तरीके से एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी रेशो, किसके कहने पे? सुझाव पर, ऑफ द GST काउंसिल के सुझाव पर. हियर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट. आप पढ़ चुके, अगर इम्पोर्ट होता है कोई गुड्स तो इंडिया में कंज्यूम हो रहा है और GST कंजम्पशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इम्पोर्ट को डीम टू बी इंटरस्टेट माना जाता है. माना जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट ही सामान आ रहा है और इम्पोर्ट में क्या देना होता है? IGST देना होता है. इम्पोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड. डीम मतलब मान लिया जाएगा, अज्यूम किया जाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी इंपोर्ट को डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा विद इन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स. और जब भी इंटर स्टेट ट्रेड होगा, व्यापार होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा वो सामान्य सर्विस, तो वहाँ पे IGST लगेगा. फॉर अमाउंट्स ऑफ अपोर्शन, जो भी अमाउंट बांटा जाएगा IGST का स्टेट टू अ स्टेट को जो दिया जाएगा, शैल नॉट फॉर्म फॉर द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया. आपने पढ़ा तो भारत सरकार का पैसा नहीं है, जो पैसा स्टेट को दिया जाएगा वो भारत सरकार के अकाउंट में नहीं क्रेडिट होगा. वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एट IGST हैज़ बीन यूज फॉर पेमेंट ऑफ SGST, अगर आपने IGST का पेमेंट किया और SGST से बेनिफिट ले लिया, या SGST का पेमेंट किया और IGST से बेनिफिट ले लिया, तो आपने पढ़ा था अगर एक सरकार को दिए गए टैक्स से दूसरी सरकार की इनकम कम होती है तो जिस सरकार को नुकसान हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा उस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी. अगर IGST की वजह से स्टेट को इनकम कम हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट IGST की वजह से जो नुकसान हुआ है स्टेट को वो पैसा ट्रांसफ़र करेगी. या स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम कम कर दी क्योंकि उसने SGST का क्रेडिट ले लिया IGST, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी. सच अमाउंट, और जो भी पैसा आपस में ट्रांसफ़र होगा, सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट, वो नहीं माना जाएगा मेन पार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट और इंडिया रिस्पेक्टिवली. राइट, दिस इज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर फंड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में रूल बना रहे. पार्लियामेंट इज अगर आपको नहीं आ रहा है समझ प्रैक्टिकली तो आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि कब SGST का क्रेडिट लेने से अगर किसी IGST में नुकसान हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो स्टेट कैसे पैसा ट्रांसफ़र करता है और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा ट्रांसफ़र करती है, वो आप उस वीडियो में देख के समझ सकते हैं. पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद को अधिकार दिया गया टू फॉर्मुलेट एंड प्रिंसिपल, की वो बताएगी कि प्रिंसिपल कैसे पता चलेगा इंटर स्टेट है, फॉर डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, कब इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट. डिस्कस आर्टिकल 246A विच ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये आपने पढ़ा था कि GST के को लाने के लिए इंडिया में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 2016 में पास हुआ. उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 246A. इसके सब आर्टिकल 1 में पावर दी गई, क्लॉज सब आर्टिकल A में पावर दी गई कि जो अगर विद इन स्टेट सामान बिक रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है, तब तो दोनों गवर्नमेंट को पावर है टैक्स लगाने की, CGST SGST लगेगा. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो सब आर्टिकल B में पावर है, केवल IGST कौन लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी. राइट, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है. आर्टिकल 246A स्टिपुलेट बताता है दैट पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार, संसद एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट यानी राज्य की विधानसभा हैव पावर, उन्हें अधिकार दिया गया टू मेक लॉज, कि वो कोई कानून बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि इम्पोज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के द्वारा. पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट को ही पावर दी गई, एक्सक्लूसिव केवल पार्लियामेंट को ही पावर है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिक रहा है गुड्स तो केवल पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है टैक्स लगाने की. However, in respect to petrol, crude कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, द अफोर्सेड प्रोविजन शैल अप्लाई. इन पे टैक्स उस दिन से लगेगा फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल. जिस दिन GST काउंसिल सरकार को सुझाव देगी कि इन प्रोडक्ट पर GST लगना चाहिए, इन प्रोडक्ट पर उस दिन से GST लगना शुरू होगा.
क्रॉसवर्ड पजल तो फटाफट रीड कर लेते हैं, अब फिल इन द ब्लैंक्स तो भर ही देंगे। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डैश जीएसटी मॉडल बिकॉज यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा था डुअल जीएसटी मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया है, राइट। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो फर्निश ई वे बिल इस www.eWayBillGST.gov.in। अब ये पढ़ेंगे आप ई वे बिल का डिटेल में आगे चैप्टर। जब बॉर्डर क्रॉस मतलब एक मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, जब सामान एक इस जगह से दूसरी जगह जाता है तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को पहले ही बताना होता है कि हाँ ये सामान हम यहाँ पे इस जगह लेके जा रहे हैं, ताकि रास्ते में जब ट्रकों को रोका जाए, आप देखते हैं ट्रकों को चेकिंग की जाती है जनरली कॉमर्शियल व्हीकल्स की, तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो बता सके कि ये सामान यहाँ से यहाँ लिया जा रहा था। हमने जीएसटी डिपार्टमेंट को पहले ही बता दिया था हमारे मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में, ताकि आपकी उन्हें परेशानी क्या है, उन्हें आगे जाने दिया जाए। क्योंकि हो सकता है आपने फैक्ट्री से सामान निकाला और चोर छुपे ग्रे मार्केट में बेचने ले जा रहे हैं, चोर बाजार में बिना टैक्स दिए, तो इसके लिए ई वे बिल जनरेट किया जाता है। डैश इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आप पढ़ चुके हैं, जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी टबैको पे। टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है प्लस जीएसटी भी लगाती है। डैश ड्यूटी इज़ नॉट सब्ज्यूम इन जीएसटी। कस्टम ड्यूटी जीएसटी में मर्ज नहीं हुई है। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी भी देनी होगी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो नहीं लगेगा जीएसटी क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया कंज्यूम हो रहा है गुड्स, पर इंपोर्ट में तो विद इन इंडिया गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो रही है, तो इंपोर्ट करने पर आपको गुड्स पे कस्टम ड्यूटी भी देनी होती है और IGST भी देना होता है। डैश इज यूज फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स अंडर द जीएसटी। HSN कोड आपने पढ़ा था, HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एक बड़ा था, अपने 8 डिजिट का कोडिंग होता है, हर गुड्स की कोडिंग की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग गुड्स को क्लासीफाई किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को पे कितना जीएसटी लगेगा। डैश इज सब्जेक्ट टू जीएसटी भी लगेगा एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी। आपने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो ओपीएम होता है, इंडियन हेम्प जो अफीम गांजा है, और जो नार्कोटिक जो नशीली चीज़ें हैं, इन पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो लगाएगी, एक तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी भी लगेगा, राइट। डैश वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट और जीएसटी 1954। फ्रांस की देन है जीएसटी और वैट का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड को, तो फ्रांस वो पहला देश है जिसने 1954 में जीएसटी लगाया था। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट बताता है नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, यानी बिना कानून बनाए आप कोई भी टैक्स नहीं ले सकते हैं, ना लगा सकते हैं पब्लिक पे। जीएसटी इज अ डैश बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी लिख सकते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी लिख सकते हैं। जहाँ पे गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगा, उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट। तो जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, राइट। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जो जीएसटी पोर्टल है www.gst.government.in इज़ अ वेबसाइट मैनेज बाय जीएसटी। हमने पढ़ा था 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग खोली गई है। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका मोटिव एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे बिजनेसमैन आके अपनी सारी जीएसटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो जीएसटी बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, राइट। डैश इज़ द वेबसाइट फॉर अपलोडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइस। आपने पढ़ा था अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा ही आगे भी आएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की डिटेल, बिल कितने का बना के किसको दिया, तो इस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की डिटेल आपको अपलोड करनी होगी जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो उसे बोलते हैं IRP साइट, ठीक है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहाँ पे हर सेल और हर सप्लाई का आपको डिटेल देनी, किसको बेचा, कितना बेचा है, अपलोड करना है इनवॉइसेस, तो ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट को पता रहे कि आप टैक्स की चोरी नहीं कर रहे हैं। बेसिक रीजन इसके पीछे ये है। तो उस पोर्टल को IRP बोलते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो आई होप फर्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके, कोई लॉजिक नहीं आ रहा समझ में या कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली उस पर ही वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।